हेलो स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं 24th इवनिंग का सेकंड शिफ्ट का केमिस्ट्री वाला एग्जाम। ठीक है, तो क्वेश्चन आईडी आपके पास यहाँ पे मेंशन है, वो आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा हो कि कौन से वाला है, और बाकी क्वेश्चन को पढ़ के भी आइडिया लग ही जाएगा। ठीक है, अगर शिफ्ट में ऊपर नीचे क्वेश्चन रहा हो, किसी के पेपर में कुछ इस तरीके से रहा हो तो। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। मतलब इसको बोलते हैं HOMO, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। दैट मींस भरे हुए इलेक्ट्रॉन्स में, जब भी आप एमओ डायग्राम बनाते हो तो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो, तो भरे हुए मोलिकुलर ऑर्बिटल्स में सबसे ऊपर वाला जो ऑर्बिटल होता है ना, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचे वाला, ऑक्यूपाइड मतलब भरा हुआ, मोलिकुलर ऑर्बिटल मतलब मोलिकुलर ऑर्बिटल। तो किसके अंदर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबसे भरे हुए में ऊपर वाले ऑर्बिटल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले दे रखा है N2 के लिए। तो अगर N2 के लिए हम यहाँ से देखेंगे तो N2 का एमओ डायग्राम आप बनाते हो, उसके बेसिस पे आप उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो देखो यहाँ तो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये तो इसके हुए नहीं, ये वाला है इसका हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल। अब इसके केस में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, इसके अंदर हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं सिग्मा 2pz में। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि इसके अंदर तो पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। हमें क्या बताने थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बताने थे, तो इसमें कितने, 0। सिमिलरली आप N2 प्लस के लिए यही डायग्राम बनाइए, O2 के लिए बनाइए, O2 प्लस के लिए बनाइए। उसके जो आपके पास हाईएस्ट ऑक्यूपाइड जो भरे हुए में सबसे ऊपर वाला ऑर्बिटल है, उसके अंदर आप देख लीजिए कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसके बेसिस पे आपको इसका आंसर कर देना था। ठीक है, तो हमने जो चेक किया इसका आंसर ये आ रहा है थर्ड वाला, क्योंकि यहां से भी आप चेक कर सकते हो। तो डायरेक्टली N2 के केस में आपके पास 0 आएगा, O2 के केस में आपके पास 2 आएगा। तो आप देख लीजिए कि 0 और आपके पास 2 वाला ये आंसर मैच कर रहा है कि फर्स्ट वाले का 0 होना चाहिए, थर्ड वाले का 2 होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द नंबर ऑफ s इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन आयन विद 55 प्रोटॉन्स इन इट्स यूनिपॉजिटिव स्टेट इज। मतलब आपके पास 55 प्रोटॉन्स है, मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया 55। उसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन निकाल देना तभी तो यूनिपॉजिटिव बनेगा। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे। तो अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे लिखते हैं आप ऑफ बोर रूल से, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, तो इस तरीके से आपको लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां से आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दीजिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखनी पड़ेगी 54 तक। रीजन क्या है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 55 था, अब यूनिपॉजिटिव कर दिया, तो इसका मतलब है कि हमारे पास पहले प्रोटॉन्स तो रहे होंगे 55, इलेक्ट्रॉन्स भी रहे होंगे 55, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 54, क्योंकि क्या हो गया, यूनिपॉजिटिव, और यूनिपॉजिटिव हो गया तो 54 हो गए। अब यहां से आप काउंट करो, 2 4 6 10 12 18 20 30 36 38 48 54, 54 हो गए। अब आप यहां से ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कर लो, 1s में 2 है, 2s में 2 है, 3s में 2 है, 4s में 2 है, 5s में 2 है, टोटल कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे अकॉर्डिंग क्या है, 1 है। ठीक है, आंसर यहाँ पे हमने साथ में पेस्ट किया हुआ है ताकि आपको भी दिखता रहे कि क्या अप्रोच है और थोड़ा जल्दी भी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास K2Cr2O7 की रिएक्शन के लिए कह रहा है। तो K2Cr2O7 की अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं, K2Cr2O7 की रिएक्शन करा रहे हैं, कह रहा है K2Cr2O7 पेपर एसिडिफाइड विद डाइल्यूट H2SO4, ग्रीन कलर का कब होगा ये, तो पूछ रहा है ये ग्रीन कलर का कब होगा। तो इसके ग्रीन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, Cr हमारे पास यहाँ पे कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में, +3 में, और जो Cr सॉरी यहाँ पे +6 में। अब +3 में जाएगा तो वो किस में कलर हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, ग्रीन कलर का हो जाता है। तो अगर आपको इसको ग्रीन कलर में करना है, मतलब इसको +6 से किस में लेके जाना पड़ेगा, +6 से लेके जाना पड़ेगा सर इसको हमें +3 में। तो +6 से अगर इसको +3 में लेके जाना है, दैट मीन्स इसका खुद का क्या करना पड़ेगा, रिडक्शन। तो ये तो जा रहा है आपके पास +6 से +3 में, इसका खुद का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो दूसरी चीज को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, मतलब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पे दे रखा है SO2, SO2 में सल्फर किस में है, +4 में। यहाँ पे सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसमें कितने हैं, सल्फर 6 में। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन किस में है, 4 में। तो ये तो इस केस में और इस केस में तो आपको दिख ही रहा है डायरेक्टली कि सल्फर अपने किस में, सल्फर अपने मैक्सिमम में है, कार्बन भी अपने मैक्सिमम में है, लेकिन यहाँ पे सल्फर 4 में है, तो ये फर्दर ऑक्सीडाइज होके किस में जा सकता है, 6 में जा सकता है। इसीलिए हमारे पास इसका क्या आंसर हो गया, फर्स्ट पार्ट की सर यहाँ पे सल्फर जो हमारे पास कितने में था, 4 में था, वो किस में चला जाएगा, सल्फर 6 में चला जाएगा। ठीक है, 4 से किस में चला गया, 6 में। अगर ये 4 से 6 में चला गया तो खुद ऑक्सीडाइज हो गया, इसका मतलब है कि क्रोमियम 6 से 3 में जाके क्या हो गया, रिड्यूस। और क्रोमियम की रिड्यूस्ड फॉर्म जब +3 में चला गया तो वो कैसे कलर की हो जाएगी सर, वो हो जाएगी ग्रीन कलर की। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास
क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। सीएफटी से क्या एक्सप्लेन नहीं कर सकते? तो देखिए बेटा जी, सीएफटी से ये जो पॉइंट्स है इनमें से कौन सी चीज एक्सप्लेन नहीं की जा सकती? तो सीएफटी हमें ये नहीं बता सकती है कि कौन सा लिगेंड क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कौन सा लिगेंड क्यों वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, रीजन ये देती है कि इनडायरेक्टली उसने ये कहा कि भाई सबसे आगे हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं तो हमारे पास सीओ सीएन ये टाइप के लिगेंड आते हैं, तो ये सबसे आगे क्यों आए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्यों कहा गया इनको, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ठीक है, कि ये क्यों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो तो हमने आगे जाके पढ़ा है कि भाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड इसलिए है क्योंकि इनके अंदर क्या हो जाती है, बाद में बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है। लेकिन बैक बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट है बेटा जी वो कोवलेंट बॉन्डिंग के लिए एप्लीकेबल है। सीएफटी तो क्या मानती है, आयनिक इंटरेक्शन मानती है, तो इसीलिए किसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, तो इसमें डिटेल में हमने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कह रहा है कि दो स्टेटमेंट्स है, एक असर्शन रीजन, तो बेरिलियम की लेस इलेक्ट्रॉन जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो लेस नेगेटिव है, तो वो ये आपके सामने हमने डाटा लिख दिया, एनसीईआरटी में डाटा गिवन है, तो यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि बेरिलियम की +2 से प्लस, मतलब बेरिलियम की +2 से 0 में आने की टेंडेंसी कितनी है, -1.97 है। ठीक है, किसके, ये ई नोट वैल्यूज है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यूज है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है। देखिए बाकी सबके कंपैरिजन में लेस नेगेटिव है, बाकी सब एलिमेंट्स भी लिखे हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, बेरिलियम हैज लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी। लार्ज हाइड्रेशन एनर्जी कैसे होती है, हाइड्रेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज है, तो इसका चार्ज तो सबके ऊपर +2 ही लेके चलेंगे, लेकिन साइज बेरिलियम का छोटा होता है तो उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, ये बात भी सही लिखी हुई है। बट रिलेटिवली लार्ज वैल्यू ऑफ एटोमाइजेशन एंथैल्पी, एटोमाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होने का रीजन ये है क्योंकि वो छोटे साइज का एटम है, तो बेरिलियम से आपको बीई सॉलिड से बीई गैस में कन्वर्ट करने के लिए, दैट मींस सॉलिड से लिक्विड फिर लिक्विड से गैस, तो ये एटोमाइजेशन का मतलब ये हो गया सब्लिमेशन वाली एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तो वो बात भी इसकी करेक्ट है। और इसी की वजह से यहाँ पे एनर्जी जो आपको देनी पड़ रही है ना भाई, किसी भी बेरिलियम सॉलिड को बेरिलियम गैस में कन्वर्ट करने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, वो काफी ज्यादा अमाउंट में होगी, इसीलिए इसका +2 से m बनने की वैल्यू लेस नेगेटिव है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि रीजन भी इसका करेक्ट है। हाइड्रेशन एनर्जी तो इसकी बहुत ज्यादा है, ठीक है, लेकिन इसको एटोमाइजेशन मतलब गैसियस स्टेट में ले जाने के लिए भी एनर्जी बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी, तो वो इसका एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि दोनों बातें करेक्ट लिखी हुई हैं और जो एक्सप्लेनेशन है वो भी हमारे पास करेक्ट लिखा हुआ है। इन कौन सी रिएक्शंस में हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, इसका मतलब है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो क्या कर रहा होगा, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, तो आप वो देख लीजिए कि किसके केस में ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन कौन से वाले केस में इसमें ऑब्जर्व होगा, तो देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्टिंग एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होना चाहिए। यहाँ पे ऑक्सीजन किसमें, -1 में, और यहाँ पे ऑक्सीजन किसमें चला गया, -2 में, मतलब खुद ही क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। यहाँ पे ऑक्सीजन किसमें, -1 में, यहाँ पे किसमें आ गया, 0 में, तो -1 से 0 का मतलब क्या हो गया, अब की बार क्या हो रहा है सर, अब की बार ऑक्सीडाइज हो गया, और अगर खुद ऑक्सीडाइज हो गया तो दूसरों को क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा, तो इसीलिए आपके पास ये कैसा आंसर हो गया, ये करेक्ट आंसर हो गया। बाकी में भी आप इसी तरीके से जैसे मैंने बताया वैसे ही चेक कर लीजिए कि खुद इसको क्या होना पड़ेगा, ऑक्सीडाइज, तभी ये किसकी तरह काम कर पाएगा, तभी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर पाएगा बेटा। चलिए, उसके बाद कह रहा है एक मेटल विच इज एक्सट्रैक्टेड बाय ऑक्सीडेशन एंड सब्सिक्वेंट रिडक्शन फ्रॉम इट्स ओर, जिसमें पहले ऑक्सीडेशन हो और फिर रिडक्शन हो ताकि हमें मेटल प्योर स्टेट में मिल जाए, तो देख लीजिए इसके लिए। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, AgAl, ठीक है, ये Ag ये Al होगा बेटा, और यहाँ पे Fe और Cu, तो यहाँ पे देखिए Ag हमारे पास किसमें है, 0 में, 0 से किसमें चला गया, यहाँ पे 0 से +1 में गया, मतलब पहले क्या हुआ, उसका ऑक्सीडेशन हो गया, पहले क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, और फिर देखो यहाँ पे फिर +1 से वापस किसमें आ गया, +1 से 0 में आ गया, मतलब यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, तो इसमें लिखा हुआ है एक्सट्रैक्टेड बाय ऑक्सीडेशन एंड सब्सिक्वेंट रिडक्शन, तो वो किसके केस में हम ऑब्जर्व करते हैं, किसके मेटलर्जी में, तो वो सिल्वर की मेटलर्जी में हम ये चीज ऑब्जर्व करते हैं बेटा। बाकी सबके लिए तो ज्यादा प्रोसेस लगते हैं, आपने पढ़ा भी है, चाहे आप एग्जांपल ले लो एल्यूमिनियम का तो उसमें भी आपको प्रोसेस ज्यादा लगते हैं, चाहे आप एग्जांपल ले लो आयरन का उसमें भी आपके पास ज्यादा लगते हैं, चाहे आप एग्जांपल ले लो कॉपर का उसमें भी आपके पास ज्यादा लगते हैं।
उसके बाद हमसे कह रहा है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एल्कली मेटल्स। एल्कली मेटल्स के केस में इनके एल्कली मेटल्स के लिए इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट है। सबसे पहला हमें दे रखा है ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, तो आप रिडक्शन पोटेंशियल का डाटा देख लीजिए, यहाँ से आपको आइडिया लग ही जाएगा कि हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट कैसी है। तो देखिए आपके पास पहली स्टेटमेंट में क्या कह रहा है, ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। सोडियम के लिए देखिए, सोडियम की वैल्यू दे रखी है हमें, सोडियम की वैल्यू दे रखी है, आरबी की वैल्यू दे रखी है, एलआई की वैल्यू दे रखी है, तो ये वैल्यूज आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है सीएसआई इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर, सीएसआई वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। सीएसआई की लो सोल्यूबिलिटी का रीजन होता है कि उसके केस में आप ये कह सकते हैं कि इसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी इसकी कम होती है, ठीक है। तो आप ध्यान सुनना है कि इसकी लो सोल्यूबिलिटी का रीजन ही होता है, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, ये तो हो गया, ये हो गया, आप इसका रीजन लिख सकते हो ड्यू टू लो हाइड्रेशन एनर्जी, लो हाइड्रेशन एनर्जी। उसके बाद हमारे पास आता है लिथियम कार्बोनेट इज हाईली स्टेबल टू हीट। ये स्टेबल टू हीट कैसे होगा, नहीं होता है, देख लीजिए आपके सामने, ये Li2O प्लस में CO2 बना लेता है, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है पोटेशियम डिजोल्व इन कंसंट्रेटेड लिक्विड अमोनिया इज ब्लू इन कलर, तो वो लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करोगे तो ब्लू कलर का रहेगा, पैरामैग्नेटिक रहेगा, लेकिन इसने क्या दे दिया, कॉन्सेंट्रेटेड, तो वो फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पहले तो ब्लू कलर का रहेगा और पैरामैग्नेटिक रहेगा, बाद में वो डायामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है कॉन्सेंट्रेटेड के केस में। कॉन्सेंट्रेटेड के केस में अगर आप इसको यूज करोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायामैग्नेटिक में चला जाएगा, ठीक है। इनिशियली हमारे पास कैसा था, इनिशियली ब्लू था और पैरामैग्नेटिक था, तो ये हमने पढ़ा है कि रिएक्शन विद NH3, ठीक है, एल्कली मेटल्स रिएक्ट विद NH3 टू गिव ए ब्लू कलर कंपाउंड विच आर पैरामैग्नेटिक इन नेचर, बट अगर कॉन्सेंट्रेटेड यूज कर लेते हो, सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो कर लेना, एनसीईआरटी में डायरेक्टली लिखा हुआ है कि ये बाद में किस में कन्वर्ट हो जाता है, डायामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाता है अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड यूज कर लेते हैं तो। आयनिक मेटल हाइड्राइड्स आयनिक होंगे, बिल्कुल सही बात है। एल्काइल मेटल के हाइड्राइड्स कैसे होंगे, आयनिक नेचर के होंगे, NaH ले लो, LiH ले लो, KH ले लो, तो उन सब में प्लस माइनस चार्ज बढ़िया से रहेगा, तो वो कैसे नेचर का हो जाएगा सर, वो हमारे पास आयनिक हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद की बात करते हैं, विच विल अंडरगो डीप्रोटोनेशन मोस्ट रेडिली इन बेसिक मीडियम, किसके अंदर डीप्रोटोनेशन बढ़िया से हो जाएगा, मतलब किससे H+ निकालना आसान है, इनडायरेक्टली किससे H+ निकालने के बाद जो नेगेटिव चार्ज है वो मोस्ट स्टेबलाइज है, इनडायरेक्टली एसिडिक स्ट्रेंथ देख लेनी है। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि इस वाले फर्स्ट वाले केस में जब आप H+ निकालेंगे, फर्स्ट वाले केस में जब आप H+ निकाल रहे होंगे, तो फर्स्ट वाले केस में H+ निकालने के बाद जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो यहाँ पे आएगा, और वो यहाँ से भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है और दोनों तरफ से वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। लेकिन इस केस में जब यहाँ से आप नेगेटिव चार्ज आएगा आपके पास, तो यहाँ से क्या हो रहा होगा, क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रही होगी, तो इस नेगेटिव को स्टेबलाइज करने के लिए कम आपके पास टाइम रहेगा, और इस केस में भी आपके पास यहाँ से इस तरफ से क्रॉस कॉन्जुगेशन हो रही होगी। तो कौन से वाले केस में आप H+ आसानी से निकाल सकते हो, तो सिर्फ पहले वाले केस में हम H+ आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, चलिए, विच वन अमंगस द फॉलोइंग आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होने का मतलब क्या है कि खुद क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज करे दूसरों को, मतलब खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो यहाँ पे आपको जो एलिमेंट्स दिख रहे हैं वो आप देखिए, यहाँ पे एक एलिमेंट में, यहाँ पे हाँ सही है, C2+ है और C+4 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि ये खुद रिड्यूस होने चाहिए। अब हमें पता है कि जो F ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनकी जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, स्टेबल होती है, तो +3 में जाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए सीरियम +4 +3 में जाएगा, तो +4 से +3 में गया, खुद क्या हो गया, रिड्यूस, मतलब दूसरों को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। ऐसे ही Tb+4 किस में जाएगा, +3 में, तो खुद क्या होगा, रिड्यूस, दूसरों को करेगा ऑक्सीडाइज। लेकिन ये जो पहला और दूसरा है, ये खुद किस में जाने की कोशिश करेंगे, +3 में जाने की कोशिश करेंगे, तो खुद ऑक्सीडाइज होंगे, मतलब खुद ऑक्सीडाइज होंगे तो दूसरे को क्या कर देंगे, रिड्यूस। लेकिन यहाँ पे COD वाले खुद रिड्यूस हो रहे हैं, तो दूसरे को क्या कर रहे होंगे, ऑक्सीडाइज, हेंस दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। तो ये Ce+4 और Tb+4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड है बेटा जी, इसमें कुछ भी नहीं देखना था, आप जिसको फैक्ट याद है वो इसका डायरेक्टली आंसर कर देगा। इसमें कुछ भी आपका केमिस्ट्री का ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि आप कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड।
बेंजोइक एसिड वर्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात कर रहा है। तो हमने क्या लिया है, बेंजोइक एसिड ले लिया। देखो जरा, बेंजोइक एसिड हमारे पास एक वीक एसिड है, C6H5 C डबल बॉन्ड OH। यहां से क्या मिला, यहां से हमें मिल गया H+ और C6H5 C डबल बॉन्ड O-। लेकिन ये एक वीक एसिड है तो इसकी रिएक्शन किस में रहेगी, इक्विलिब्रियम में रहेगा। अब जैसे ही आप इसमें क्या डालोगे बेटा, NaOH डालना शुरू करोगे तो NaOH क्या करेगा, NaOH से क्या मिलेंगे हमें, OH- मिलेंगे। अब वो OH- इन H+ के साथ कंबाइन होते चले जाएंगे और वाटर बनता चला जाएगा, एसिड प्लस बेस गिव सोल्ट प्लस वाटर। तो क्या होगा, ये H+ यहां से डिक्रीज कर जाएगा। अब H+ अगर डिक्रीज कर रहा है तो ये रिएक्शन किधर चली जाएगी बेटा जी, ली चैटलर के अकॉर्डिंग। सर ली चैटलर कहता है कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है, अगर मैं उसमें कोई चेंज करता हूं तो रिएक्शन उसको अपोज करती है। तो मैंने H+ को कम कर दिया तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड। और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड आएगी तो आपके पास ज्यादा से ज्यादा ये डिसोसिएट करेगा, मतलब नंबर ऑफ आयंस बढ़ते रहेंगे। तो ये कब तक चलेगा, जब तक सारा का सारा C6H5COH दैट इज बेंजोइक एसिड पूरा का पूरा डिसोसिएट नहीं हो जाता। तो इसका मतलब है कि इसके केस में कंडक्टेंस बढ़ेगी। एंड जब सारा ये खत्म हो जाएगा उसके बाद अगर आप NaOH ऐड करोगे तो NaOH ऐड करने के बाद तो OH- आ गए, अब आपके पास Na+ आ गए और वहां पे कंडक्टेंस में और ज्यादा इंक्रीज आने लग जाएगा, बिकॉज OH- हाई कंडक्टिंग आयन होता है बेटा। OH- कैसा आयन होता है, हाई कंडक्टिंग आयन होता है। हमने पढ़ा था कि H+ और OH- हाई कंडक्टिंग आयन होते हैं, उनके कंपैरिजन में बाकी आयंस लो कंडक्टिंग आयन होते हैं। ठीक है, तो इसके केस में हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा वो भी देख लेते हैं। इसके केस में हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा कि पहले बढ़ेगी और फिर और भी बढ़ेगी। तो यही हमारे पास एक ऑप्शन है जिसमें पहले बढ़ रही है और देन आगे भी जाके बढ़ रही है, बाकी किसी में देख लीजिए इस तरीके से नहीं हो रहा है। तो हमारे पास क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोबाल्ट +3 का कॉम्प्लेक्स है, तो ये तो सब इजी क्वेश्चन है। आपको दिख रहा है कि मेटल +3 में 3D सीरीज का मेटल है तो NH3 कैसा लिगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा। कोबाल्ट +3 हो गया 3D6, उसमें पेयरिंग हो जाएगी, D6 में स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ पेयरिंग हो जाएगी। पेयरिंग हो जाएगी तो बेटा जी आपके पास क्या कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, सर हमारे पास इस तरीके से जब NH3 अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा तो वो D2sp3 बनाएगा, अंदर वाले d ऑर्बिटल यूज करेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा तो कैसा हो जाएगा, डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो ये सब हमने कोऑर्डिनेशन में करा हुआ है। मेटल +3 के साथ अमोनिया कैसा लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसने स्टडी किया डिकम्पोजिशन ऑफ गैस ऑफ AB3। ठीक है, उसको फॉलोइंग डाटा जो भी मिल रहा है उसमें क्या दिख रहा है कि इनिशियली अगर AB3 का प्रेशर हमने जो भी ले रखा है वो T½ ले रखा है। अब आप देखो AB3 का प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं, इनिशियल प्रेशर जो भी हम बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से T½ क्या होता जा रहा है, डिक्रीज करता जा रहा है। तो ये आपने पढ़ा होगा कि हमारे पास इक्वेशन होती है, हमारे पास इक्वेशन होती है, क्या इक्वेशन होती है कि T½ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A0 की पावर 1 - n। ठीक है, तो अब देखो आप, अगर आपके पास आप A0 को बढ़ा रहे हो और T½ आपके पास क्या होता जा रहा है, हमने इसको डबल किया, मतलब P0 को डबल किया, A0 की जगह आप P0 भी लिख सकते हो। इसको हमने डबल किया तो यहां से क्या क्या हो गया, ये हाफ हो गया। तो इसका मतलब ये कब हो सकता है, जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तभी तो आपके पास ये इक्वेशन आएगी, या A0 या फिर इसको P0 लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। तो अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इधर की तरफ जो A वाला कंपाउंड बना रखा है वो BH3THF। ठीक है, ये कैसा एडिशन है बेटा जी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है ये। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इज एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन होता है। तो कैसा एडिशन करा दीजिए, H और OH का एंटी मार्कोवनिकोव एडिशन करा दीजिए। इधर की तरफ क्या दे रखा है, जो B वाला कॉम्प्लेक्स बन रहा है उसके केस में ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन दे रखा है। दैट मींस वहां पे क्या करा देना है आपको, मार्कोवनिकोव एडिशन करा देना है H और OH को विदाउट रीअरेंजमेंट। विदाउट रीअरेंजमेंट होगा। ठीक है, उधर एंटी मार्कोवनिकोव होगा H और OH का, वहां तो वैसे भी रीअरेंजमेंट नहीं होती, लेकिन यहाँ पे भी रीअरेंजमेंट नहीं होगी, ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन उधर की तरफ होगा A वाले केस में एंटी मार्कोवनिकोव, A वाले केस में एंटी मार्कोवनिकोव, B वाले केस में मार्कोवनिकोव एडिशन ऑफ H एंड OH। क्या कह रहा है कि दो स्टेटमेंट दे रखी है हमें,
अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि क्लीमेंशन रिडक्शन से क्या हो रहा होगा, ठीक है। सेकंड वाले में क्लीमेंशन नहीं बेटा जी, सेकंड वाले में वुल्फ किश्नर रिडक्शन है, ठीक है। एक सेकंड क्वेश्चन भी कंफर्म कर ले रहे हैं, मेंशन तो है। वुल्फ किश्नर है, ठीक है। तो यहां पे थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है। वुल्फ किश्नर रिडक्शन है। तो पहले वाले में रिडक्शन में देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिडक्शन भी हो जाएगा, मतलब ये डबल बॉन्ड हो हट के क्या लग गए, 2 H भी लग गए, ये डबल बॉन्ड हो हट के 2 H भी लग गए, और NH2 की जगह हमारे पास क्या आ गया, कार्बोक्सिलिक आ गया, ठीक है। हाइड्रोलिसिस भी हो गया इनडायरेक्टली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या दे रखा है, जिंक HgHCl दे रखा है, तो हाइड्रोलिसिस की भी कंडीशन हो गई, हमारे पास COH भी आ गया, ठीक है। इसके केस में, दूसरे वाले केस में अगर हम OH यूज करेंगे तो ये तो डबल बॉन्ड हो हटके तो H और H तो लग ही जाएगा, लेकिन बेटा जी Cl को हटकर भी क्या लग जाएगा, OH, मतलब Cl का भी सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे पॉसिबल है। तो Cl का भी सब्स्टिट्यूशन पॉसिबल है, जो कि इन्होंने यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। तो इसका मतलब है कि पहले वाली बात तो हमारी सही है, लेकिन सेकंड वाली बात हमारी क्या है, गलत है, ठीक है। बेंजीन मोर स्टेबल है, ठीक है, साइक्लोहेक्साट्राइन से। सीधा सीधा रीजन है, बेंजीन में क्या होता है सर, उसके अंदर जो रेजोनेंस होती है या पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होता है, उससे क्या हो जाता है, सिस्टम स्टेबल हो जाता है। तो ये बात, इसकी रीजन असर्शन भी सही है और इसका रीजन भी करेक्ट है, ठीक है। ये तो पढ़ाई हुआ है हमने, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लगनी चाहिए कि बेंजीन मोर स्टेबल होगा एरोमेटिक नेचर की वजह से, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर अट्रैक्टेड होगी न्यूक्लियाई की तरफ। द रेड कलर, द करेक्ट कलर, ठीक है। तो इसके केस में तो मैंने रेड कलर बोल दिया क्योंकि रेड कलर का ही प्रोडक्ट इसके अंदर आ रहा है। चूज द करेक्ट कलर ऑफ द प्रोडक्ट, तो इसके अगर नेफ्थाइलमाइन ये दे रखा है, अगर इनके मैं रिएक्शन करा देता हूं तो हमारे पास इस तरीके से रिएक्शन हो रही है, सामने आपके लिखिए। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, रेड एजोडाई बन जाएगी। अब ये एजोडाई जो दिख रहा है, ये कलर क्या है इसका, रेड कलर है, ठीक है। इसकी रिएक्शन किस तरीके से, तो रिएक्शन में आपको, जैसे यहाँ पे आपके पास क्या दे रखा है, यहाँ पे आपके पास N डबल बॉन्ड N दे रखा है, OCO-CH3, तो यहाँ से अटैक करा के आप ये रिएक्शन को प्रोसीड करा देंगे। लेकिन मैं तो कह रहा हूँ कि जो हमने एजो कंपाउंड जनरली स्टडी करे हैं उसमें रेड ऑरेंज यही कलर की डाई हमारे पास फॉर्म होती है। क्या कह रहा है कि प्योर एनिलीन एंड अदर एराइल अमीन्स आर यूजुअली कलरलेस। तो ये तो एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन हो गया कि ये कलरलेस होते ही हैं, तो ये तो हमें याद ही रहना चाहिए कि सर यहाँ ये कलरलेस कंपाउंड है। उसके बाद क्या कह रहा है कि कलर्ड हो जाते हैं एटमॉस्फेरिक रिडक्शन से। तो इनमें एटमॉस्फेरिक रिडक्शन नहीं होता है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन करने के बाद दिस कंपाउंड, जो ये कंपाउंड यहाँ पे बना हुआ है ना, जो कंपाउंड यहाँ पे बनाया हुआ है, दिस इज नोन एज पैराबेंजोक्विनोन। तो ये कैसे कलर का होता है, ब्राउन कलर का कंपाउंड होता है। लेकिन ये रिडक्शन से नहीं बनता, ये बनता है किससे, ऑक्सीडेशन। O2 की कंपैरिजन में इसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो पहले वाली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई, सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारे लिए इनकरेक्ट हो गई बेटा। चलिए, ये फैक्ट बेस्ड है कि एवरेज ह्यूमन बीइंग कितना फूड कंज्यूम करता है, कितनी एयर कंज्यूम करता है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि लैक्टिक एसिड दे रखा है, और ये हमारे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। पीके ऑफ लैक्टिक एसिड हमें दे रखी है 5, पीएच निकालनी है कैल्शियम लैक्टेट की। कैल्शियम लैक्टेट की हमें पीएच निकालनी है, तो उसको किस तरीके से प्रोसीड करेंगे, तो देख लेते हैं उसको किस तरीके से प्रोसीड करेंगे। अब जो कैल्शियम लैक्टेट है वो तो हमारे पास एक सोल्ट हो गया। कैल्शियम लैक्टेट क्या हो गया, हमारे पास एक सोल्ट हो गया सर। कैल्शियम लैक्टेट इज ए सोल्ट, जो कि किससे बना होगा, जो कि बना होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और लैक्टिक एसिड से, ठीक है। तो कैल्शियम लैक्टेट के अंदर मतलब ये एसिड अपना H प्लस दे के माइनस बना लेगा, और अगर इसमें 2 लगा के और कैल्शियम लिख दो तो दिस इज कैल्शियम लैक्टेट। ये हो गया हमारे पास कैल्शियम लैक्टेट, ठीक है। तो यहाँ पे ट्वाइस आ जाएगा ना, क्योंकि चार्ज को भी तो बैलेंस करना है ना बेटा। तो अब यहाँ से इसका क्या हो रहा होगा, इसका हाइड्रोलिसिस होगा। तो कैल्शियम वाला पार्ट जो होगा Ca2+ आयन, वो तो पैसिव आयन है, वो तो पानी के साथ रिएक्ट करेगा नहीं क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस से आ रहा है, ठीक है। लेकिन जो ये लैक्टेट वाला पार्ट होगा, ये क्या करेगा, वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगा, मतलब वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस कर लेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज पानी से क्या ले लेगा, पानी का H+,
पानी से H+ ले लिया, पहले पानी में इक्वल नंबर ऑफ H+ और OH- थे, तो पानी से H+ ले लिया तो पानी में क्या ज्यादा हो गए, OH- सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। तो इसको हमने पढ़ा है एनायनिक हाइड्रोलिसिस में। एनायनिक हाइड्रोलिसिस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, pH = 7 + 1/2 pKa + log C। अब ये कैल्शियम लैक्टेट की कंसंट्रेशन इतनी दे रखी है हमें, ठीक है। तो इससे तो जो मिलेंगे लैक्टेट आयन वो डबल मिलेंगे ना, क्योंकि फॉर्मूला देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे C की वैल्यू कितनी लिख देना, 2 × 0.005। pKa की वैल्यू दे ही रखी है, फॉर्मूला लगा दीजिएगा डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे बस मैंने यहाँ पे pKw 14 लिख दो, तो 14 को बाहर ले आओगे तो 7 ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन बात सेम ही लिखी हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है, टोटल प्रेशर ऑब्जर्व बाय मिक्सिंग टू लिक्विड्स ए एंड बी इज इतना, मोल फ्रैक्शंस दे रखा है, ठीक है। बाद में दोबारा से मोल फ्रैक्शन ले दिया, तो हमने क्या लगा दिया, राउट्स लगा दिया। पी टोटल = पी नोट ए का आई ए प्लस पी नोट बी का आई बी, पहले वाला डाटा लिख दो, ठीक है। हमें दे रखा है, पहला प्रेशर दे रखा है 350 पी टोटल, पी नोट ए पता नहीं, पी नोट बी भी नहीं पता, तो पी नोट ए का आई ए प्लस पी नोट बी का आई बी, तो वैल्यूज हमने पुट कर दी दोनों मोल फ्रैक्शंस के लिए, दो केस में दे रखा है ना हमें, तो वहां से इन दोनों को सोल्व करके हम क्या निकाल लेंगे, दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, पी नोट ए और पी नोट बी निकल आएगा, ठीक है। तो होपफुली ये तो सोल्व हो गया होगा सबसे, इसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कंसंट्रेशन के लिए, तो कंसंट्रेशन क्या होती है बेटा, किसी सॉल्यूशन की होती है, तो देखिए किसी भी सॉल्यूशन के लिए आप मास परसेंट, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैलिटी, पीपीएम, ये सब वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, स्ट्रेंथ, ठीक है, ये सब वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन जो मोल है वो तो किसी पर्टिकुलर एक सब्सटेंस का होता है ना, वो सॉल्यूशन का नहीं होता। जैसे हम अगर मान लीजिए हम वाटर के अंदर NaCl डालते हैं, तो मैं कहता हूँ NaCl के मोल्स, वाटर के मोल्स, सॉल्यूशन के मोल्स नहीं कहते हम जनरली, ठीक है। सॉल्यूशन के मोल्स, तो मतलब सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने में इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। कंसंट्रेशन बताने में मोल्स काम नहीं आता, बाकी सारी टर्म्स काम आती हैं। ये प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड चीज है, इसको थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा, ठीक है। एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है ये। जब आप एनसीईआरटी देखोगे तो एनसीईआरटी के अंदर ब्लैक बॉडी रेडिएशन है, उसके अंदर ये ग्राफ बनाया हुआ है, जो ग्राफ आपको पहली स्टेटमेंट में दिख रहा है कि इसमें पूछा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये जो ग्राफ होता है ना बेटा जी, इसमें ध्यान रखना है कि जितना हाई टेम्परेचर होगा उतना ही ग्राफ की हाइट, ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी, और ग्राफ की जो पीक है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट होती चली जाएगी। मतलब हाइट बढ़ती चली जाएगी और पीक लेफ्ट साइड में शिफ्ट होती चली जाएगी। लेकिन आपको देखिए तो फिर हाई मतलब T1 T2 T3 T4, तो T1 ऊपर वाला है, तो वो टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट क्या होगी, पहली वाली स्टेटमेंट हो गई गलत। दूसरा क्या कह रहा है कि पार्टिकल्स परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो उसके लिए हमारे पास ये एनसीईआरटी से ही लिखा हुआ है कि रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी जनरेट तभी होगी जब मिनिमम एनर्जी ओसिलेशन के लिए मिल जाएगी। तो अगर ओसिलेशन कर रहा है तो वो किस तरीके से कर रहा होगा, तो वो होगा हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से ही। पीक ऑफ द स्पेक्ट्रम शिफ्ट्स टू शॉर्टर वेवलेंथ, मैंने बता दिया लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाती है, वही बात लिखी हुई है, सही बात हो गई, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से। लास्ट वाली स्टेटमेंट होता है वेन डिस्प्लेसमेंट लो, तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसको आप यहाँ से प्रूव भी कर सकते हो, यहाँ पे प्रूव किया हुआ है, डी वाली स्टेटमेंट को प्रूव किया गया है, ठीक है। देख लीजिए फटाफट से, तो यहाँ पे हमारे पास देख लीजिए कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारे पास गलत आ रही है, कौन सी सही आ रही है, यहाँ से आइडिया लग जाएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी से बोलो, प्रूव कर दिया गया है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारे पास सही आ रही है, बिल्कुल सही आ रही है, बोलो, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट हमारे पास सही नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास सही नहीं है, और ए और डी हमारे पास सही नहीं है, बाकी स्टेटमेंट्स इसके केस में करेक्ट है, आप एनसीईआरटी रेफर कर सकते हैं। आइसोमेरिक मोनोक्लोरोन डेरिवेटिव्स बनाने 2255 टेट्रामिथाइल हेक्सेन, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए मोनोक्लोरो डेरिवेटिव्स बनाने मतलब एक क्लोरीन आपको लगाना है, क्लोरीनेशन करना है इनडायरेक्टली। तो क्लोरीनेशन आप करोगे तो देखो ये जो मैं सर्कल कर रहा हूं, इन सबको तो एक ही तरीके से काउंट कर लो, ये तो सब एक जैसे ही है, ठीक है, इनका केमिकल एनवायरनमेंट सेम है, ठीक है। तो ये सब एक जैसे हो गए, और जो ये एरो वाले हैं जिनको मैं तो एरो से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये भी सेम हो गए। तो इसका मतलब दो ही टाइप के तो हो गए हमारे पास, एक तो एरो वाले दोनों जो कि सेम है, और जो सर्कल वाले हैं। लेकिन जब हम ये एरो वाले पे करेंगे ना, तो यहाँ पे ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आ जाएगा, और ऑप्टिकली एक्टिव आ जाएगा तो उसकी दो फॉर्म होगी, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो। लेकिन यहाँ पे कोई जब सर्कल वाले पे करेंगे तो कोई ऑप्टिकली एक्टिव नहीं आएगा, तो टोटल कंपाउंड्स कितने आ जाएंगे सर, दो तो ये आ गए और एक वो आ गया, तो टोटल कितने हो गए, तीन हो गए।
इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो अगर ये आइसोथर्म दे रखा है, ठीक है, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं है तो आप जो क्वेश्चन की या हमने अपलोड किया हुआ है क्वेश्चन और जो आंसर्स उससे आप रेफर कर सकते हैं। मतलब ये जो ए वाला पॉइंट होगा, दिस ए वाला पॉइंट जो होगा, यहाँ पे ये आपको गैस के लिए बता रहा होगा कि भाई अभी तो हमारे पास गैस है। ए वाला पॉइंट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सर ये वाला गैस को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी हमारे पास जहां पे हमारे पास गैस का लिक्विफिकेशन स्टार्ट हुआ होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सी हमारे पास जहां पे लिक्विफिकेशन एंड हो रहा होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये डीप वाला पॉइंट है हमारे पास, ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? जब हमारे पास लिक्विड में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि भाई कौन से पॉइंट पे तो ए गैस है, बी पे लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गया है, देख लीजिए। अब इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हमारे पास सही है वो देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड रिमेन्स एज ए गैस अप टू पॉइंट बी, बी वाले पे बोलो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। बी पे जाके किस में कन्वर्ट हो जाएगा बोलो बेटा जी? सर बी पे जाके लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड अपीयर्स एट सी, नहीं लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे भी अपीयर हो रही होगी, बोलो हो रही होगी या नहीं हो रही होगी? बोलो हो रही होगी। हाँ सर, लिक्विड एंड गैसियस कार्बन डाइऑक्साइड को एग्जिस्ट, बिल्कुल दोनों एक साथ एग्जिस्ट करती है बी और सी में, सही है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और लास्ट है हमारे पास एज द वॉल्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम बी टू सी द अमाउंट ऑफ लिक्विड डिक्रीजेस। तो इसको लिए देख लीजिए कि हमारे पास क्या होता है कि CO2 गैस से हम CO2 लिक्विड बना रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें वॉल्यूम को डिक्रीज कर दे रहे हैं। इनडायरेक्टली वॉल्यूम को डिक्रीज किया तो इसका मतलब आपने प्रेशर को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। प्रेशर को इंक्रीज करने से आपके पास रिएक्शन, प्रेशर को इंक्रीज करने से रिएक्शन किधर जाएगी? जिधर प्रेशर कम हो सके। तो रिएक्शन किधर जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो लिक्विड का अमाउंट क्या करना चाहिए? इंक्रीज करना चाहिए। तो हमारे पास ये बात भी क्या हो गई? गलत हो गई। ठीक है, तो आपके पास बी पे तो क्या बनना शुरू हो जाएगा? लिक्विड। उससे पहले अप टू पॉइंट बी वहां पे आपके पास क्या ही रहेगा? वहां तक आपके पास गैस ही रहेगी। ठीक है, तो इसमें ये सारे पॉइंट्स थे। एंड्रूज आइसोथर्म का क्वेश्चन है। आइडियल मोनो एटॉमिक गैस है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने ग्राफ बनाया प्रेशर और वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, और उसमें हमें कह रहे हैं कि द वर्क डन बाय द सिस्टम और ऑन द सिस्टम हमसे पूछा गया है। ठीक है, कि कितना वर्क हमारे पास सिस्टम के केस में हो रहा है। तो आप ये देख लीजिए, बिल्कुल सिंपल सा है। यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया नहीं लग रहा होगा तो ये 1 है, ये 0.5 है, दिस इज 0.5, दिस इज 1, ठीक है, दिस इज 20 एंड दिस इज 40। ठीक है, ये हमें गिवन है। तो देखिए 1 से 2 वाला जो प्रोसेस है, 1 से 2 पे जाते टाइम दिस इज 1, दिस इज 2, 1 से 2 पे जाते टाइम प्रेशर सेम है, दैट मींस आइसोबारिक। तो इसके लिए वर्क हमारे पास क्या हो जाएगा? वर्क इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल V2 माइनस V1। तो इसको कितना लिख देंगे? एक्सटर्नल प्रेशर किसके बराबर होता है? सर जो भी यहाँ पे आपके पास प्रेशर दे रखा है वही प्रेशर इसके केस में लग रहा होगा। तो -1, V2 कितना है? 40 माइनस 20, ये आ जाएगा हमारे पास। सेकंड वाला प्रोसेस है 2 से 3 वाला, वो ही कैसा है? आइसोकोरिक। तो उसके केस में तो वॉल्यूम में चेंज आ ही नहीं रहा। अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा तो वो कैसा हो जाएगा बेटा जी? सर वो हो जाएगा, वहां पे कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा तो उसका वर्क कैसा हो जाएगा? 0 हो जाएगा। नेक्स्ट वाले का वर्क 0 हो जाएगा। ये तो मान लीजिए पहले स्टेप का है, सेकंड स्टेप का 0 हो जाएगा। थर्ड स्टेप का वर्क, अब थर्ड स्टेप है 3 से 1 पे जाना, 3 से 1 पे जाना, ये वाला प्रोसेस। इसका वर्क कैसे निकालेंगे? तो देखो ये वाला जो थर्ड वाला हो गया, दिस इज आइसोथर्मल। आइसोथर्मल कैसे निकाला? क्योंकि 3 और 1 पे यहाँ पे जो P1 V1 की वैल्यू है, वहां पे भी जो P2 V2 की वैल्यू है, ये क्या आ रही है? बराबर आ रही है। तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 ये कब करते हैं हम? आइसोथर्मल के लिए। तो इसके लिए आप आइसोथर्मल का फॉर्मूला लगा दीजिएगा। क्या होता है? माइनस P1 V1 ln V2 बाई V1, या माइनस P2 V2 ln V2 बाई V1। तो यहाँ से वर्क 1 2 3 निकल आएगा। उन तीनों को जोड़कर आप क्या निकाल सकते हैं? टोटल वर्क सर हम यहाँ पे कैलकुलेट कर ले जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ ट्राइपेप्टाइड्स पॉसिबल बाय मिक्सिंग ऑफ वेलिन एंड प्रोलिन। ट्राइपेप्टाइड्स बनाने तो आपको ये 3 लेने। तो देखो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो वो तो डायरेक्टली मैथ का सवाल हो गया कि पहले वाले के लिए आपके पास क्या क्या चॉइस है। तो सर फर्स्ट लेने के लिए हमारे पास 2 चॉइस है। क्या है कि मैं वेलिन ले लूं या प्रोलिन ले लूं। सेकंड लेने के लिए मेरे पास 2 चॉइस है। थर्ड लेने के लिए मेरे पास 2 चॉइस है। तो इनडायरेक्टली जो पीएनसी जो आप लगाते हो उससे ही आपके पास ये प्रोबेबिलिटी वाला सवाल हो गया। पहले वाले को चूज करने के लिए 2 तरीके, अगले वाले को करने के लिए 2 तरीके, अगले वाले को करने के लिए 2 तरीके। ठीक है, पाई बॉन्ड्स,
पाई बॉन्ड्स, तो इनका अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप इनके अंदर पाई बॉन्ड्स काउंट कर लेंगे। पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड जिसको मार्शल्स एसिड भी कहते हैं, तो वो ये रहा हमारे पास H2S2O8 जिसका स्ट्रक्चर ये रहा। पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड इज H2S2O8 और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इज H2S2O7। तो इनके स्ट्रक्चर अगर हमें पी ब्लॉक में हमने पढ़े हैं, एनसीईआरटी में गिवन है डायरेक्टली, तो यहाँ से 4 पाई बॉन्ड इधर है, 4 पाई बॉन्ड इधर है, हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा सर इसका आंसर? 8 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइनल है हमारे पास फिजिज ऑप्शन। फिजिज ऑप्शन के लिए क्या कंडीशन होती है? तो फिजिकल एडजॉर्प्शन में क्या होता है कि जो एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट होता है, एडजॉर्बेंट जो नीचे है, एडजॉर्बेट जो उस पे आके एडजॉर्ब हो रहा है, उनके बीच में क्या होता है? वीक वंडरवॉल इंटरेक्शन होते हैं। ठीक है, तो हाईली स्पेसिफिक नहीं होता, कोई भी गैस आके एडजॉर्ब हो जाती है। स्पेसिफिक का मतलब कोई पर्टिकुलर गैस आके एडजॉर्ब हो। ठीक है, तो पर्टिकुलर तो तब होती है जब बीच में रिएक्शन हो जाए, केमिकल बॉन्ड बन जाए, अदरवाइज तो नॉर्मल इंटरेक्शन तो किसी के साथ भी हो जाएंगे। तो पहला पॉइंट तो गलत हो गया। एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन लो होती है क्योंकि वीक बॉन्ड बन रहा है, वीक बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी जो रिलीज होगी वो बहुत ही कम होगी। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से डिक्रीज करेगा, ऑब्वियस सी बात है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो गैस के पार्टिकल सरफेस पे एडजॉर्ब हो रखे हैं वापस उड़ उड़ के जाने लगेंगे। ठीक है, रिजल्ट्स इनटू यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर नहीं, इसके केस में एक लेयर बन सकती है, एक गैस के पार्टिकल आके एडजॉर्ब हो गए, बी की तो इंटरेक्शन ही तो करना है, बॉन्ड थोड़ी बनाना है, तो दूसरी लेयर भी आके उसके ऊपर लग जाएगी, हालांकि उसके इंटरेक्शन कंपैरेटिवली थोड़े और कम हो जाएंगे, लेकिन कोई बॉन्ड थोड़ी फॉर्म करना है, ऐसे इंटरेक्शन करना है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी एप्रिशिएबल, वेरी वेरी लेस अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत होती है, एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी की जरूरत इसमें नहीं पड़ती है। ठीक है, तो आई होप कि इसके अंदर तो हमने ये कर लिया है। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप डिस्कस कर लेना पर्सनली भी, या आपको इसके सॉल्यूशन हम भेज देते हैं। थैंक यू।